नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में 13 पॉइंट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। तो 9 क्वेश्चन कर लिए हमने। आज 10 से लेकर 14 तक के जो क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे। और देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या दिया हुआ है ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लेना, फिर देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पासे को उछालने पर कुल अंक कितने आते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतना आ सकता है, ये कुल अंक आ सकते हैं इसमें से। फिर आगे लिखा हुआ है यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। मान लीजिए उसे 5 और 6 प्राप्त हुआ, 5 या फिर 6, तो वो सिक्का 3 बार उछालती है। सिक्का कितनी बार उछालती है? सिक्का उछालती है 3 बार, ठीक है। और अगर 5 और 6 प्राप्त नहीं होता है तो नहीं होता है, मतलब होगा फिर 1 2 3 4। अगर ये प्राप्त होता है तो वो सिक्का 1 बार उछालती है, सिक्का 1 बार उछालती है। अगर 5 और 6 प्राप्त नहीं होता है तो फिर कौन प्राप्त होगा? 1 2 3 4 प्राप्त होगा ना। अगर ये प्राप्त होता है तो वो कितनी बार उछालती है? 1 बार सिक्का उछालती है। और वो नोट करती है कि चित है या फिर पट, है ना। सिक्का उछलेगा तो हमें नोट तो करना ही पड़ेगा ना कि उस पर चित आया है या पट आया है। फिर लास्ट में ये पूछा है यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है, केवल एक चित प्राप्त करना है, एक चित प्राप्त होता है, एक चित प्राप्त होता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो इस सिक्के का चित होगा। आपसे ये पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो चित जो आया है सिक्के पर वो इस सिक्के से आया है, ठीक है। क्योंकि चित तो इसमें भी तो आएगा ना, लेकिन हमें ये देखना है कि जो चित हमारे पास आ गया वो इसमें से आया है ना, ये पूछा गया है, ठीक है। तो उछाले गए सिक्के पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। हमें ये पता है कि चित तो आ गया, पर वो इस पासे को उछालने पर जो सिक्का उछाला था ना उसमें से ही चित आया है, वो प्रायिकता निकालनी है। तो इसमें 2 घटनाएं हो गई हमारे पास। वो 2 घटनाएं कौन सी ध्यान से देखना। एक घटना तो ये हो गई, पासे पर 5 या 6 आना। तो पहली घटना है, इसकी प्रायिकता अगर मैं लिखूंगा तो मुझे बताओ 5 और 6 कितने अंक हो गए? 2, और कुल अंक कितने होते हैं? 6, तो आंसर आएगा 1/3। दूसरी घटना को मैं लिख लेता हूं कि पासे पर 1, 2, 3 या फिर 4 आना। तो ये कितने अंक हो गए? 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? इसकी प्रायिकता होगी, हमें पता है 4/6, मतलब 2/3। अब इसमें हम एक घटना मानते हैं। वो घटना क्या है? एक चित्त प्राप्त होना है, ठीक है। एक चित्त प्राप्त होना, एक चित्त प्राप्त होना। अब ध्यान से देखना, आप लोगों से ये पूछा गया है कि एक चित्त प्राप्त हुआ है, ये तो हमें पता है। एक चित्त प्राप्त हुआ है ये हमें जानकारी है, तो जिसकी जानकारी होती है वो नीचे आता है। और ये एक चित्त इस पासे को उछालने पर जो सिक्का उछाला था उसमें से आया, इसका मतलब हमें E2 निकालना है। क्या निकालना है? E2, ये हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए आप लोगों को पता है हमें P of E1/E2 ये निकालना पड़ेगा, और P of E/E2 ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पर E1 है, इसमें E2 है, ये दोनों निकालने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखना, समझना इस बात को। मुझे ये बताइए कि E1 क्या है। सबसे पहले तो ये समझो E1 क्या है। यहाँ देखो E1 ये है, पासे पर 5 या 6 आना। जब पासे पर 5 और 6 आता है तो सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। तो एक बार मैं इनको हटा देता हूँ और ये बताता हूँ कि सिक्के को 3 बार उछालने पर, है ना। चलो साइड में करता हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। सिक्के को अगर 3 बार उछालते हैं तो ध्यान से देखो, यदि पासे पर 5 या 6 आए तो सिक्का 3 बार उछालना है, 3 बार उछालना है। ध्यान से समझना। तो मुझे बताओ 3 बार उछालेंगे तो तीनों हेड आ सकते हैं, तीनों टेल आ सकते हैं। पहला टेल, फिर 2 हेड आ सकते हैं, हेड टेल और हेड आ सकता है। और इसी प्रकार हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड और टेल आ सकता है। और
फिर बच गया टेल, टेल और हेड आ सकता है। ठीक है, टोटल कितने हो गए 8। लेकिन इसका मतलब क्या है, एक केवल एक है ना, ठीक एक, यहाँ मैं एक वर्ड और जोड़ता हूँ, ठीक। ठीक एक का मतलब ये हुआ कि केवल एक ही चित्त आना चाहिए। तो मुझे बताओ कि इनमें से केवल एक चित्त वाले कितने हैं। इसमें देखिए चित्त 3 है, इसमें चित्त है ही नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक वाले कितने हैं, 1, 2 और 3। देखिए इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड है। तो यहाँ जो प्रायिकता है ना, ये PE/E1, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना PE/E1, ध्यान से देख लेना, PE/E1। इसकी जो प्रायिकता है वो मुझे ये बताओ कि इसमें एक चित्त आने वाले सिक्के कितने टाइप हो गए, इसमें 3, और कुल कितने हैं 8। तो इसकी प्रायिकता होगी 3/8। अगर मैं इसी प्रकार, अब हमें पता है तथा यदि पासे पर 1, 2, 3 व 4 आता है, 1, 2, 3 व 4 आता है। तो 1, 2, 3, 4 आएगा तो ध्यान से समझना, जब 1, 2, 3, 4 आएगा तो आपको इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्या हुआ बेटा, एक बार फिर देखते हैं, चलो इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। हेड हेड कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो इसमें एक मिस हो गया क्या। तो इसे एक काम करते हैं, अब मिस हो गया तो इसे मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, क्योंकि अब ढूंढेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, तीनों हेड आ सकते हैं, फिर पहला टेल और 2 हेड आ सकते हैं, फिर हेड और टेल, हेड टेल आ सकता है, फिर अगर मैं आखिरी को बदलता हूँ तो हेड हेड और टेल आ सकता है। 4 हो गए ना। अब इन सबको बदल देंगे तो टेल टेल और टेल आ सकता है। यहाँ मैं लिखूँगा हेड टेल टेल आ सकता है, यहाँ फिर आएगा टेल हेड और टेल आ सकता है, और इसमें आएगा 2 टेल पहले और फिर हेड। अब तो हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक गड़बड़ से गलत हो रहा था। अब देखते हैं वापस 3 ही आएंगे क्या। इसमें 3 हेड है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। हमें वो लेने हैं जिसमें एक हेड हो, एक चित्त हो। देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 3/8 ही आएगा। अब अगर मैं लिखूंगा, मुझे बताओ अगर पासे पर 1, 2, 3, 4 आता है तो कितने सिक्के उछाल रहा है ये, 1 सिक्का। तो 1 सिक्का उछालने पर, तो 1 सिक्का उछालने पर 1 चित्त आएगा, 1 चित्त आना। तो 1 चित्त आना, तो मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ कि 1 सिक्के को उछालने पर हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। ध्यान से समझ लेना, हेड और टेल आ सकते हैं भाई। 1 सिक्के को उछालेंगे उस पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन हमें प्रायिकता लिखनी है तो PE/ मैं E2 लिखूंगा। तो ध्यान से समझना इस बात को। अब इसमें एक ठीक एक चित्त आना, एक घटना क्या है, एक चित्त आना। तो बताइए इसमें चित्त एक कितना है, 1 बार है, और कुल घटना कितनी है इसमें, कितनी है इसमें, 2 है। तो हमारे पास, ध्यान से सुन लेना, PE/E1 भी आ गया, PE/E2 भी आ गया, PE1 भी है और PE2 भी है, और हमें ये निकालना है। तो अब मैं यहाँ से इनके मान, है ना, हालांकि आपको तो क्या है कि आगे करना है, लेकिन मैं यहाँ बोर्ड को थोड़ा साफ करूँगा अभी, और फिर यहाँ जगह बनाएंगे हम। तो इन दोनों के मान मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मान तो हमारे पास है 3/8, और इसका कितना 1/2। अब इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमें आगे हल करना है, इसलिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आपसे जो पूछा गया उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो, PE2/E। इसका मतलब क्या है, ऊपर मैं थ्योरी लिख देता हूँ। ठीक है, सिक्के पर एक चित्त प्रकट होता है तो पासे पर 1, 2, 3 व 4 आने की प्रायिकता, तो ये होगा। अब यहाँ E2 लिखा हुआ है ऊपर, तो हमेशा ऊपर E2 ही आएगा। जो यहाँ होता है वो इसमें आता है, E/E2। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो इसमें आता है वो ऊपर ही आएगा। इसमें दोनों आएंगे, E1 P/E/E1 प्लस P/E2 इंटू P/E/E2। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो P/E2 का मान कितना है हमारे पास, 2/3 है। P/E/E2 का मान कितना है, 1/2 है। भाग में E1 का मान कितना है हमारे पास, 1/3 है। और P/E/E1 कितना है हमारे पास, 3/8 प्लस E/E2 कितना है, P/E2 कितना हमारे पास, 2/3 है।
और E/E2 की प्रायिकता कितनी है? E/E2 की प्रायिकता 1/2 है। ध्यान से देखना, यहाँ देखिए ये 2 से 2 कटता है, यहाँ 3 से 3 कटेगा और इसमें 2 से 2 कटेगा। जो बच गया वो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इसमें ऊपर कितना बचा? 1/3। यहाँ बचेगा 1/8 और प्लस बचेगा 1/3 प्लस 1/3। 8 और 3 का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा? 24। 1/3 और ये आएगा 24। 8 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 3 का भाग इसमें 8 बार। 3 से ये 24 कटता है 8 बार, ठीक है। तो फाइनली आंसर जो आएगा 8 ऊपर चला गया और 8 और 3 कितना हो गया? 11। ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, मैं फिर बता रहा हूँ, बेस प्रमेय का जो सवाल है अपने एग्जाम में आएगा पक्का। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC मशीन ऑपरेटर है। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है। हमारे पास 3 ऑपरेटर है, 3 मशीन है, उनको चलाने के लिए फिर 3 ऑपरेटर चाहिए। यहाँ लिखता हूँ मैं A, B और C। ये 3 ऑपरेटर है। ये क्या है? ये ऑपरेटर है। 3 ऑपरेटर है हमारे पास, तो 3 मशीन को चलाने के लिए 3 आदमी चाहिए ना, वो है। फिर इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसका गलत उत्पादन करने, गलत ये सामग्री बनाते हैं ना, जैसे फैक्ट्री में कोई मशीन सामान बना रही है तो ये भी खराब बना सकती है, ये भी खराब बना सकती है, ये भी। तो खराब बनाने की, खराब के लिए जो इसमें परसेंटेज दे रखे हैं, तो ये 1% खराब बनाता है। जो B मशीन है वो 5% खराब बनाती है और C मशीन 7% खराब सामग्री बनाती है। फिर आगे लिखा हुआ है कार्य पर कुल कार्य कितना करता है? 50%। मान लीजिए कुल समय हमारे पास, यहाँ मैं समय लिखता हूँ, कोई समय हमारे पास कुल, मान लीजिए वो 100% है। कुल समय हमेशा कोई भी चीज़ 100% होती है पूरी, तो इस 100% में से समय जो A है उसका 50%, वो A कुल समय का 50% A यूज करता है। फिर जो B है वो 30% यूज करता है, तो C कितना करेगा? 20। ऑब्वियस सी बात है, देख लो इनका टोटल कितना आ रहा है? 100 आ रहा है ना। तो इसमें ये बोला गया यदि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, ये हमें पहले से पता है कि सामग्री जो बनी है वो खराब है, तो खराब सामग्री बन गई, लेकिन वो किसने बनाई है इसकी प्रायिकता निकालो। ये खराब, देखियो खराब तो ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है और ये भी बना रहा है, लेकिन खराब है ये हमें पहले से पता है, तो जो पता होता है उसको हम E मानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब वो बनाई किसने है? A ने बनाई है या B ने बनाई है या फिर C ने बनाई है, ठीक है। तो कौन से समय में वो बनी है? तो इसमें लिखा है इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, तो हमें A की प्रायिकता निकालनी है कि वो A ने बनाई है। इसका मतलब वो, इसे मैं पहली घटना मानूंगा E1, ये दूसरी घटना होगी E2 और ये तीसरी घटना होगी E3। तो ये जो खराब सामग्री बनी है उसको मैंने E लिखा है, तो इसकी हमें जानकारी है, और जिसकी निकालनी है वो E1 है, ये निकालना है। अब इसका मतलब ये बेस थ्योरम का सवाल हुआ ना। अब इसमें आपको 3 घटनाएं मानी, ये मैंने पूरा रफ लिखा है। अब यहाँ अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो पहली घटना को मैं लिखूंगा A, मशीन A, हमारे पास मशीन है वो A है, मशीन A द्वारा दिया गया, या मशीन A द्वारा दिया गया समय, तो वो समय है कौन सा, कितना है? 50% है। अगर मैं इसकी प्रायिकता लिखूंगा तो आपको ये पता है 50% का मतलब होता है बटे में 100, तो कितना आएगा? 1/2। पहली घटना को मैंने ये मान लिया कि मशीन A द्वारा दिया गया समय है, ठीक है। फिर मैं दूसरा लिखता हूँ E2, या मशीन A पर ऑपरेटर द्वारा दिया गया समय। ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मशीन को भी तो ऑपरेटर ही चला रहा है। E2 ये होगा मशीन B द्वारा दिया गया समय, या पर दिया गया, पर लिख लो, B पर दिया गया समय। तो मुझे एक बात बताओ, B मशीन पर कितना प्रतिशत है? 30। तो ये E2 लिखा मैंने, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो ये ध्यान से देखो, अगर मैं इसे पॉइंट में लिखूं तो ये 0.5 आएगा।
अब ये 30% है तो 30/100 का मतलब होता है 0.3। इसी प्रकार तीसरी घटना को लिखा मैंने तो वो लिखूंगा मैं मशीन सी पर दिया गया समय, तो वो ध्यान से E3 है, सॉरी, तो E3 की प्रायिकता कितनी होगी? E3 की जो प्रायिकता होगी वो होगी 20/100, इसका मतलब 0.2। हमें जो फाइंड करना है ये मैं पहले समझा चुका हूँ, E/E1 फाइंड करना है हमें, ठीक है। E/E1 नहीं, E1 ऊपर है और E नीचे है, जिसकी जानकारी होती है वो नीचे लिखते हैं हमेशा। अब ध्यान से देखो, ये हमें फाइंड करना है। अब आप लोगों को पता है ये निकालने के लिए हमारे पास 3 और प्रायिकताएं होनी चाहिए, 3 प्रायिकताएं हमारे पास और होनी चाहिए। वो कौन सी प्रायिकताएं वो ध्यान से देखना, वो मैं यहाँ लिखूंगा अभी, तो ध्यान से समझना। आपको पता है कि इसे निकालने के लिए हमारे पास E/E1 होना चाहिए, PE/E2 होना चाहिए और PE/E3 होना चाहिए, ये हमारे पास होने चाहिए। इसका मतलब क्या है वो समझिए, एक की थ्योरी लिखता हूँ, बाकियों की अपने आप समझ लेना। इसका मतलब ये हुआ है कि सामग्री खराब बन गई, सॉरी मशीन A1 है, मशीन का हमें पता है, देखो नीचे क्या E1 है, E1 का मतलब है मशीन पहली, मशीन A द्वारा खराब सामग्री प्राप्त होने की प्रायिकता। तो मुझे बताओ, खराब होने की प्रायिकता दे रखी है ना इसने, खराब की लिखा हुआ कितना है? 1% है, और 1% का आपको मतलब पता होना चाहिए, 1% का मतलब 1/100, तो ये आएगा 0.01, ठीक है। आगे देखिए 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें कितना आएगा? 0.05 आएगा, और आगे 7% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या आएगा? 0.07 आएगा। अब आपको जो फाइंड करना है इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे अभी, ठीक है। मतलब कि ये हुआ कि खराब वस्तु तो बन गई लेकिन वो बनाई A मशीन ने है, इसकी प्रायिकता क्या है? तो ध्यान से देखना, हमें जो निकालना है खराब वस्तु का मशीन A द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता, और इसे हम लिखेंगे P, जिसकी जानकारी वो हमेशा नीचे आता है और जो हमें निकालना है वो हमेशा ऊपर आता है, ठीक है, E1। अब ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? PE1 इंटू P/E/E1। ये भी थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ जो लिख दिया उसका उल्टा होता है इसमें। देखिए E यहाँ नीचे है, उसमें E ऊपर होगा, फिर यहाँ तीनों की प्रायिकताएं आएगी, E1 इंटू P/E/E1 प्लस P/E2 और इंटू P/E/E2। इसी प्रकार प्लस P/E3 इंटू P/E/E3, ये बन गया। अब ध्यान से इनमें सब में वैल्यू रखनी है आपको। P/E1 का मान कितना है? P/E1 का मान हमारे पास 0.5 है, 0.5 इंटू P/E/E1 कितना है? E/E1 ये रहा, कितना है? 0.01 है, 0.01 है, भाग में ये आएगा 0.5 इंटू 0.01। फिर प्लस में देखिए E2 की प्रायिकता कितनी है हमारे पास? 0.3 है, प्लस 0.3 इंटू 0.05। E/E2 कितना है? 0.05 है, और प्लस जो आखिरी तीसरी जो हमारा टाइप बच गया ना तीसरी घटना का, उसमें कितनी प्रायिकता हमारे पास? 0.02, सॉरी 0.02 नहीं है, 0.2 ही है, और इंटू आएगा 0.07, क्योंकि इसकी प्रायिकता कितनी है? यहाँ ध्यान से देख लो, ये जो PE/E3 है इसकी प्रायिकता हमारे पास यहाँ देखो कितनी 0.07 है, ठीक है। अब इनको हल करूँगा तो 5 को 1 से गुणा करने पे 5 आता है, लेकिन पॉइंट कितनी संख्या बाद लगेगा? 3 संख्या बाद, ठीक है। इसी प्रकार नीचे देखो, इसमें भी 0.005 आएगा, प्लस इसे गुणा करेंगे तो ये 5 थी, ये 15 है, 15 तो मैंने लिखा पर 0 पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो 7 दूना 14 तो हो गया, लेकिन पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब इनको जोड़ना है तो समझना, इसे 0.005 यहाँ पर पॉइंट है, भाग इसे देखो 5 इसमें जोड़ते हैं तो ये 20 हो गया, 20 और ये 14 कितना हो गया? 34, मतलब 0.034। तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो फाइनली आंसर आएगा 5/34,
ठीक है, बस ये था सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बेस थ्योरम का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है, तो अब आप लोगों को फाइनली ये पूरा समझ आ जाना चाहिए था। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और बच गए इसमें, जल्दी से करते हैं। और ये बात तो आप लोगों को पता चली गई कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, और प्रायोगिक परीक्षाएं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके फरवरी में ही स्टार्ट हो रहे हैं ना, 15 और 18 से तक होगा शायद। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 24 मार्च को आपके जो एग्ज़ाम है, ठीक है, 2022 है ना, तो ये कन्फर्म है। अब खतरनाक से आप तैयारी करना शुरू कर दो। वैसे तो तैयारी होनी चाहिए थी आपकी, लेकिन अब और अच्छी करनी है क्योंकि एग्ज़ाम कन्फर्म आपके पास अब डेट आ गई है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो ताश होती है ताश, इसमें कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52। अब इसमें से एक पत्ता खो गया, इसका मतलब अब कितने बच गए, 51 बच गए ना। अब आगे इसमें लिखा हुआ है तो शेष पत्तों से 2 पत्ते निकालने हैं, तो यहाँ इसमें से कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। जो एक खो गया उसके बाद 2 निकालने हैं। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है जो ईंट के पत्ते हैं, तो जो पत्ते निकालने हैं ना आपको 2, वो कौन से पत्ते हैं, ईंट के पत्ते हैं। 2 पत्ते जो आप निकाल रहे हो वो ईंट के निकालने हैं। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है तो खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पत्ता खो गया ये पता चल गया हमें, पत्ते का खोना, पत्ते का खोना, समझना, पत्ते का खोना ये ई घटना है। जिसकी जानकारी होती है वो सबसे पहले पहचान लिया करो। पत्ता खो गया ये हमें पता चल गया, तो ये ई घटना है। तो 2 घटनाएं और हो गई ना इसमें, E1 और E2। तो इसने बोला है कि पत्ता खो गया उसके ईंट की होने की, तो ई घटना का मतलब हम लिख लेंगे ईंट का पत्ता होना, ईंट का पत्ता होना। और दूसरा हम लिखेंगे ईंट का पत्ता नहीं होना, ईंट का पत्ता नहीं होना, नहीं होना, बस यही है। इसका मतलब है पत्ता खो गया ये हमें पता है, इसका मतलब जो पता होता है वो नीचे आता है। और इसने बोला है कि ईंट का होने की, तो बताइए E1 का मतलब है ईंट का होने की, तो यहाँ क्या आएगा, E1 आएगा। तो यहाँ मैं घटनाएं मान लेता हूँ, फिर देखते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ मैं लिखता हूँ E1 घटना, पहली घटना क्या है। सबसे पहले आपको इस प्रकार रफ में समझना होता है कि कौन सी घटना E1 है, कौन सी E2 और कौन सी E है। E1 घटना को मैंने लिख दिया, खोया हुआ पत्ता, खोया हुआ पत्ता, ईंट का होना। तो मुझे बताओ इसकी प्रायिकता कितनी होगी। अगर मैं इसकी प्रायिकता की पूछूं आपसे तो मुझे बताओ ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13, और कुल कितने होते हैं, 52। तो आंसर आएगा 1/4। समझ आना चाहिए आपको। दूसरी घटना का मैंने लिखा E2, वो होगा, मैंने लिखा खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, ईंट का नहीं है, नहीं होना। तो अगर ये पत्ता ईंट का नहीं है तो ईंट का नहीं है, इसका मतलब फिर कौन सा होगा। बाकी कितने बच गए, बाकी हमारे पास बच गए 39। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, और ईंट के इसमें से मैंने निकाल दिए। इसने खुद बोला है कि ईंट का नहीं होना, तो ईंट का नहीं होगा तो फिर बाकी बच गए वो कितने रह जाएंगे, 39, और कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं, 52। तो ये कटता है 13 से 3 बार और ये 13 से 4 बार, तो यहाँ से आंसर आएगा 3/4। ध्यान से समझ लेना, आपको जो निकालना है ई घटना भी आपको मान लेनी चाहिए, हर बार लिखनी चाहिए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में ना लिखी हो, पर ई घटना होती क्या ये लिखना चाहिए। तो ई घटना है पत्ते का खोना, पत्ते का खोना। ई घटना क्या है, पत्ते का खोना, मतलब खो गया ये। फिर आपको निकालना क्या है, ये पता है कि घटना ई है ना, वो हमें पता है कि पत्ता खो चुका है, पर आप तो ये बताइए कि जो पत्ता खोया है ना वो पत्ता ईंट का है, तो वो कौन सी घटना हो गई, पहले, ये हमें निकालना है। अब बताइए इसे निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए E1 सॉरी, ये होना चाहिए, और P ऑफ E/E2 ये भी होना चाहिए। अब ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ ये बस है ना ज़रूरी है। मुझे ये बताइए आप, इस बात का मतलब ये है कि
पत्ता खो गया इसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, पर हमें पता है कि जो पत्ता खोया है ना वो कौन सा है, इंट का है। देखिए नीचे जो लिखा होता है ना उसकी हमें जानकारी हमेशा होती है। तो अगर यहाँ मैंने ये बोला कि पत्ता ईंट का खो गया, ये हमें जानकारी है, तो अब हमें पत्ते निकालने कितने हैं, 2 पत्ते निकालने, ये और बता देता हूँ मैं, और वो भी कौन से, ईंट के। हमें 2 पत्ते निकालने, 52 पत्ते नहीं बचे हमारे पास। अब कितने पत्ते हमारे पास, 51, क्योंकि एक पत्ता तो खो गया ना, तो हमारे पास पत्ते कितने बचे, 51, और इनमें से 2 पत्ते निकालने, और ये भी कौन से, ईंट के। लेकिन मुझे ये पहले से पता है, इसमें देखो इसका मतलब क्या है कि खोया था ना जो पत्ता वो ईंट का था। तो मुझे बताइए, पहले हम एक पत्ता निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे, तो मुझे बताइए एक पत्ता खो गया तो अब हमारे पास पत्ते कितने, 51, लेकिन जो पत्ता खोया था वो ईंट का है, तो अब बताइए ईंट के कितने बचे, तो ईंट के हमारे पास बचेंगे 12 पत्ते, क्योंकि कुल कितने होते हैं, 13, बचेंगे कितने, 12, और अब हमारे पास कुल पत्ते कितने हैं, 51, तो इसके भाग में कितना आएगा, 51। अब बीच में गुणा आएगा, क्यों आएगा वो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आपने ये तो एक पत्ता निकाला है, पत्ते निकालने कितने हैं, 2, तो दूसरा पत्ता भी ईंट का होने की प्रायिकता, तो आपने एक निकाल लिया ना, तो अब कितने बचे, 11। और अब ये बताओ कि अब वैसे कुल कितने बचेंगे, 50, क्योंकि पहले 51 थे, आपने एक निकाल लिया तो अब 50 बचेंगे। अब इसे हल करेंगे तो ये 2 से कटता है 6 बार, और ये 2 से कटता है 2 से मतलब कटेगा 25 बार, ठीक है। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ आएगा 66, और ध्यान से देखना, और ये 51 को 25 से गुणा करेंगे हम, तो 25 का इससे गुणा करेंगे, 25 1 25 हासिल 2 है, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो और नहीं कटता कि ये 3 से कटता है ना, अभी नहीं करेंगे गुणा, 3 से कटता है, देखो ये 3 से कटेगा 2 बार, और ये 3 से कटेगा 17 बार, ठीक है। तो 11 को 2 से गुणा करने पर 22 आएगा, और 17 को 5 से गुणा करेंगे 85, 8 हासिल 17 दूना 34, और 8 कितना आएगा, 42। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि जो पत्ता खोया है ना वो ईंट का नहीं है। तो मुझे बताओ एक पत्ता खो गया, इसका मतलब कुल पत्ते तो 51 है, कुल पत्ते कितने हैं, 51, लेकिन ऊपर ये बताइए कि ईंट के पत्ते कितने हैं, तो इसने बोला है कि ईंट का पत्ता नहीं खोया है, तो इसका मतलब 13 है, ईंट का पत्ता नहीं खोया, इसका मतलब पूरे हैं। दूसरा पत्ता निकालेंगे तो अब 50 बच गए, लेकिन ईंट के अब कितने बचेंगे, 12, क्योंकि एक तो आपने निकाल लिया ना, इसलिए कितने बचेंगे, 12। अब इसे हल करेंगे, 2 से कटता है कितनी बार, 6 बार, और ये 2 से कटता है 25 बार, ये 3 से कटता है 17 बार, और ये 3 से कटता है 2 बार, तो ऊपर आएगा 13 दूना 26, और बटे में आएगा कितना, 425। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर 4 प्रायिकताएँ हैं, इसका मतलब है ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता, ये ईंट का पत्ता नहीं खोने की प्रायिकता, ये है कि ईंट का पत्ता एक खो गया तो फिर 2 ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता, ये है कि जो खोया था वो पत्ता ईंट का नहीं था, तो जो फिर हमें जो पत्ता खोया था ना वो ईंट का नहीं है, तो जो खोया था उसकी प्रायिकता निकाल रहे हम, तो वो आई हमारे पास 26/425। हमें जो निकालना है उसका मैंने पहले ही समझा दिया आपको कि एक पत्ता खो गया उसकी प्रायिकता निकालो, पर आप तो ये बताओ कि खो गया ये हमें पहले से पता है, लेकिन वो खोया है वो ईंट का पत्ता है, इसका मतलब ईंट का पत्ता होना पहली घटना है। इसे हम हल करेंगे तो P ऑफ E1 आएगा इंटू P ऑफ E अपॉन E1 आएगा, ठीक है। भाग में P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E अपॉन E2, ठीक है। और अब इसमें मान रखेंगे तो P ऑफ E1 का मान कितना है हमारे पास, 1/4 है, 1/4 इंटू P ऑफ E अपॉन E1 कितना है, E अपॉन E1 का मतलब ये हुआ कि E1 कितना है, 22/425। यहाँ यही आएगा 1/4 गुणा 22/425 प्लस P ऑफ E2 दूसरी घटना की प्रायिकता 3/4 है, 3/4 है, और गुणा P ऑफ E अपॉन E2 कितना है, E अपॉन E2 हमारे पास 26/425 है। ध्यान से समझना इस बात को। मुझे बताओ ये आएगा हमारे पास 22/4 गुणा 425, यहाँ नीचे एलसीएम कितना आ रहा है, 4 गुणा 425 आ रहा है, 425 है क्या, सॉरी 425। अब ध्यान से देखो, इसमें भी तो 425 और 4 को गुणा है, और इसमें भी 4 और 425 का गुणा है, तो उसमें ऊपर कितने हैं 22, और यहाँ कितने हैं, तो यहाँ ध्यान से देखो 3 का गुणा करूँगा तो मैं, तो ये आएगा 6 × 18 और 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। अब ये देखो ये 4 गुणा 425 ये कट गया, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 22/100,
22 ये और 22 और 78 कितना हो गया 100। अगर मैं इसे पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा दशमलव संख्या में तो 0.22 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बेस थ्योरम के क्वेश्चन मैंने बहुत दिनों में करवाए हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने एक लेक्चर में, तो इससे धीरे और कोई नहीं करवा पाएगा आपको। आप YouTube के बाकी वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें वो टीचर आधे घंटे में 10-10 क्वेश्चन करवा देते हैं एक साथ। ठीक है, तो बहुत स्पीडली करवाते हैं, बहुत कम टाइम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज आपको पता ही है 13.3 चल रही है। ए सत्य बोलने की प्रायिकता, ए एक मान लो कोई व्यक्ति है, उसके सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है और ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। वास्तव रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। तो ध्यान से सुन लेना, इसमें 2 घटनाएं होंगी, है ना। सिक्का उछलेगा तो 2 घटना होगी ना। पहले मैंने लिखा इवन का मतलब ये हुआ कि सिक्के पर चित्त प्रकट होना। तो बताइए सिक्के पर चित्त प्रकट होने की प्रायिकता कितनी होती है? एक सिक्के पर कितनी होती है? 1/2, क्योंकि चित्त एक होता है और कुल घटनाएं कितनी होती है? 2। अगर मैं E2 लिखूंगा, इसका मतलब सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं होगा, तो फिर कौन होगा? पट। सिक्के पर पट प्रकट होना। तो पट प्रकट होने की प्रायिकता कितनी होगी? Pe2 होगी। वो कितनी होगी? वो भी 1/2 होगी। अब इसमें E घटना क्या है? E घटना क्या वो देखिए। E घटना है कि ए बताता है, ए कोई व्यक्ति है, वो बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है। ए बताता है कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है। चित्त प्रकट हुआ है। तो अब ये ध्यान से समझना, ए बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है, आपसे पूछा ये गया है, तो इसे ए द्वारा उत्पादित, मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। वास्तविक रूप का मतलब ये हुआ कि मुझे बताओ, इसमें बताओ चित्त प्रकट हुआ है क्या? वास्तव में नहीं हुआ। इन दोनों घटनाओं में मुझे बताओ चित्त कौन से में प्रकट हो रहा है? चित्त प्रकट हो रहा है ऊपर वाले में। इसका मतलब वो आपसे पहली घटना की पूछ रहा है प्रायिकता, जब उसे पता है कि चित्त प्रकट हुआ है। उसे पहले से पता है कि चित्त तो प्रकट हुआ है, लेकिन वो चित्त प्रकट हुआ है तो वो किस में बताओ? ऊपर वाले में। इसमें तो चित्त है ही नहीं, तो ये पूछ रहे हैं आपसे। अब ये पूछ रहे तो आपको पता है आपको क्या चाहिए? E/E1, इसका उल्टा, और P/E/E2 ये भी चाहिए। ये दोनों चाहिए हमें। ध्यान से समझना। अब इसमें ये बोला है कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। ध्यान से समझना। E1 का मतलब क्या, पहले तो ये बताओ। E1 का मतलब है चित्त प्रकट होना, और E का मतलब है कि ए बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है। तो देखिए चित्त प्रकट हुआ भी है और उसने बताया भी चित्त है, इसका मतलब वो सत्य बोला है। आपके पास देखिए एक सिक्का है, उस पर हेड आ सकता है और या फिर टेल। तो ध्यान से समझना, मैंने इस घटना को E1 बोला और इस घटना को मैंने E2। अब आपकी पहली घटना घटित हुई है, ये देखिए पहली घटना घटित हो चुकी है। तो हेड तो आपको पता है, पर उसने बताया भी क्या है? हेड। इसका मतलब वो सत्य बोला है, देखा भी हेड है और बोला भी हेड है, तो इसका मतलब सत्य है। तो सत्य की प्रायिकता कितनी है? 4/5 दे रखी है बुक में। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब है E2। E2 क्या है? E2 यहाँ देखो, E2 है सिक्के पर पट प्रकट होना। देखिए उसने देखा तो पट है, लेकिन बोला क्या है? कि चित्त प्रकट हुआ। इसका मतलब वो झूठ बोला है, गलत बोला है, असत्य है। अब असत्य की प्रायिकता कितनी होगी? 1/5। समझ आ गया ना? टोटल आपको पता है 5 है, उसमें से सही बोलने का 4 भाग है और गलत बोलने का 1 भाग है ना। कि घटना अगर 2 ही चीज़ होती है, या तो वो सही बोलेगा या झूठ बोलेगा। तो सही बोलने की प्रायिकता 4/5 है, तो गलत बोलने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/5 ही होगी। तो इन दोनों को सही से समझना है। मैं फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन को अब मैंने करवा दिया तो देख कर करना बहुत सिंपल है, लेकिन खुद से करना थोड़ा टफ होता है। ध्यान से समझ लेना। E1 का मतलब है कि चित्त प्रकट होगा, और E ऊपर जो E लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ए बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है। तो जो देखा है वही उसने बोला है, इसका मतलब वो सही बोला है। लेकिन उसने देखा तो टी को है, ये देखो नीचे E2 है, मतलब उसने टी को, चित्त को नहीं देखकर पट को देखा है, लेकिन उसने बोला क्या है? कि चित्त प्रकट हुआ है।
देखा तो वहाँ पे पट को है, बोला उसने चित्त का है, इसका मतलब ये असत्य की प्रायिकता है। अब आपसे जो पूछा गया वो क्या है, वो है P ऑफ E 1/E। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भी मैं थ्योरी लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है, ये बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है, तो वो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, उसके सत्य बोलने की प्रायिकता हमें पता है, ध्यान से देख लेना। हाँ, इसकी थ्योरी अगर मैं लिखूंगा तो वो है, ए बताता है कि ए बताता है चित्त प्राप्त हुआ है, तो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। आप थोड़ा ये कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, प्रायिकता, ठीक है। देखिए दो चीज़ें अलग अलग है। यहाँ चीज़ें देखो, E1 का मतलब चित्त आ सकता है और E2 का मतलब पट आ सकता है, लेकिन ये बताता क्या है कि चित्त आया है। तो ये हमें पहले से पता है कि चित्त आया है, लेकिन वो सच में चित्त था क्या, इसकी प्रायिकता बताओ, है ना। ये पूछ रहा है कि इसने तो बोल दिया कि चित्त आया है, पर वो सच में चित्त था क्या, वो बताना है। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करूं, अगर मैं ये बोलूं कि चित्त प्राप्त हुआ है, ये हमें पता है, पर अब यहाँ आप चित्त नहीं होने की प्रायिकता में से आया क्या, ये बताओ। तो नहीं होने का मतलब है दूसरी घटना की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फिर E2 आएगा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ E1, यहाँ E1 आता तो ऊपर E1 आएगा, और E/E1 भाग में आएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E2। इसमें वैल्यू रखेंगे तो P ऑफ E1 की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, 1/2 है, इंटू P ऑफ E/E2 कितना है, E/E1 सॉरी 4/5 है, 4/5, यहाँ भी यही आएगा 4/5 इंटू में, प्लस E2 की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, 1/2 है, और इंटू E/E2 की प्रायिकता कितनी है, 1/5 है। तो इसे ध्यान से समझना आप लोग। वैसे तो क्या समझना है, कैलकुलेशन सिंपल, 2 और 5 को गुणा करने पर कितना आता है, 10, तो ऊपर कितने, 4 को 1 से गुणा करने पर 4। यहाँ देखो ये 10 है, ये भी 10 है, तो लघुत्तम कितना आएगा, 10। इसमें यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 + 1, ये 10 से 10 कट गया, तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 5। ये फाइनली अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। बेस थ्योरम के इतने क्वेश्चन थे, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो बेस थ्योरम का नहीं है, वो ऐसे ही है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ये बुक में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है, एबेसेदे में लिखा हुआ है, ठीक है, एबेसेदे में ये दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और बच गया, वो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी विद स्टैटिक्स पढ़ेंगे। इसका मतलब है ये प्रायिकता है ना, उसको सांख्यिकी के साथ में किस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसमें एक यादृच्छिक चर आएगा, उससे हम माध्य निकालेंगे, फिर उसमें मानक प्रसरण और मानक विचलन ये भी निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं, इसमें कम से कम 4 लेक्चर और लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है A और B इस प्रकार की घटनाएं हैं। A और B कितनी घटनाएं हैं, A और B 2 घटनाएं हैं। वो इस प्रकार है कि A उप समुच्चय है B का, A उप समुच्चय है B का। साथ में ये भी लिखा है कि B जो है उसकी प्रायिकता 0 नहीं है, ठीक है। फिर लिख रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, मतलब कौन सा सत्य होगा। तो मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि A उप समुच्चय है, उप समुच्चय है B का, तो मैं लिख सकता हूं ना कि A इंटरसेक्शन B है ना, वो A ही आएगा। ये तो आपको पता ही है। मैंने ये बोला कि A B के अंदर है, किस प्रकार, देखिए A मेरे पास इस प्रकार है 1 और 2, और B मैंने लिखा 1 2 3 और 4। तो मुझे ये बताइए A उप समुच्चय नहीं है क्या B का? है, क्योंकि जो अवयव A में है वो B में है, ठीक है। A का प्रत्येक अवयव B समुच्चय में है। तो अब ये बताओ, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो वो कितना आएगा, A ही आएगा ना। तो ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे ये बोलूँ PA/B, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, ये है वो अपनी सप्रतिबंध प्रायिकता, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ ली है शुरुआत के लेक्चर्स में। तो ध्यान से देखो, मुझे बताओ, इसने ये बोला है कि इंटरसेक्शन निकाला ए और बी का, वो ए के बराबर ही है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ पी ऑफ बी बटे में। ध्यान से समझ लेना, ए इंटरसेक्शन बी और ए सेम है, ए इंटरसेक्शन बी और ए सेम है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए। अब एक बात समझना, इसने ये बोला है खुद कि ये जो बी है ना, ध्यान से समझ लेना, ये जो बी है इसकी प्रायिकता 0 नहीं है, इसका मतलब 0 से बड़ी है। और आपको ये पता होना चाहिए प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है, 0 नहीं है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, एक बार इस तरफ देखो सारे बच्चे। अगर मैं पी ऑफ बी लिखूंगा तो ये 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा है। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है बराबर, तो मैंने बराबर नहीं लिखा है। अब मुझे बताओ कि ये पी ऑफ बी है ना, इसका मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये मान 1 से छोटा है तो कोई संख्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ पी ऑफ ए का मान मानता हूँ मैं, पी ऑफ ए का मान मैंने मान लिया। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए पी ऑफ ए का मान भी तो 1 से छोटा ही होगा। तो मुझे बताओ 1 से छोटा मान मैंने मान लिया 0.7, मैंने ये मान लिया। अब ध्यान से देखना, पी ऑफ बी का मान भी मैं कुछ मान लेता हूँ, पी ऑफ बी, ठीक है, पी ऑफ बी का मान भी मैं कुछ मान लेता हूँ, तो 0.5 मान लिया। अब एक बात बताओ कि 0.7 है और एक 0.5 है, 2 है। अगर मैं 0.7 में 0.5 का भाग करता हूँ तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ध्यान से मुझे बताओ, ये आंसर आएगा 7/5। ध्यान से समझना इस बात को, 7/5 आ गया। अब 7/5 आया है, ये जो संख्या है बताओ इस 0.7 से बड़ी नहीं है क्या? ये जो अभी संख्या आई है मेरे पास, ये संख्या बताइए 0.7 से बड़ी नहीं है क्या? है बड़ी। अब क्यों बड़ी है वो समझना, वो इसलिए बड़ी है क्योंकि 7 में अगर मैं 5 का भाग करूंगा तो संख्या 1 से बड़ी आएगी, है ना। तो इसका जो ओवरऑल आंसर है वो इस संख्या से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं छोटी संख्या का भाग करता हूँ, 1 से छोटी संख्या है ये पी ऑफ बी, और 1 से छोटी संख्या का भाग करने पर जो आंसर आता है ना वो बड़ा आता है। इसका मतलब ये है ना, ये पी ऑफ ए से बड़ा है। ये ओवरऑल ये पी ऑफ ए की प्रायिकता से ये बड़ा मान है। क्यों बड़ा मान है? क्योंकि अब तो ये बराबर है, अब तो ये क्या है, बराबर है, लेकिन छोटी संख्या का भाग करने से आंसर क्या आता है, बड़ा। इसलिए ये पी ऑफ ए से बड़ा है। तो यहाँ सामने क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन बी। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये और ये तो बराबर ही है, तो मैं ये लिख सकता हूँ पी ऑफ ए अपॉन बी, और ये ग्रेटर देन इक्वल होगा पी ऑफ ए। तो ये आपका एक ऑप्शन है, ठीक है, ये एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये 13.3 जो एक्सरसाइज है ये हमारी आज कंप्लीट हो गई है, और कल हम स्टार्ट करेंगे यादृच्छिक चर, ठीक है, यादृच्छिक चर और उसका माध्य, ठीक है, माध्य भी पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रसरण पढ़ेंगे, प्रसरण और मानक विचलन, मानक विचलन, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर 2 एक्सरसाइज बनेगी, और वो हम लगभग कर लेंगे 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर। नमस्कार।